Question number 1, which carries 2 marks. A person who creates resistance in execution of a decree, what remedies are available to decree holder against such person? So this question basically is asking कि जो execution है decree का, मतलब execution of a decree सबसे आखिरी part होता है. Suit institute हो गया, plaint उसी में हो गया, written statement आ गया, judgment आ गया, decree आ गया. अब बात हो रही है execution of decree की. तो जब डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है और उसको कोई रोक रहा है, कोई उसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन, तो जिसके फेवर में डिग्री है, दैट इज अ डिग्री होल्डर, जिसके फेवर में डिग्री होती है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी उस पर्सन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है. ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में. तो सेक्शन 74 ऑफ सीपीसी क्या बोलता है? Where the court is satisfied. First thing, कि जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए, जो भी इंक्वायरी कर रहा हो, आफ्टर द एप्लीकेशन जो भी डिग्री होल्डर ने कोर्ट को दी हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके बाद उसने कुछ भी इंक्वायरी करी हो, तो उसके बाद वो सेटिस्फाइड हो गया हो कि जो डिग्री है ना उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है ना, और कौन उसको एग्जीक्यूशन के बीच में बाधा डाल रहा है, कौन रेजिस्टेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, जजमेंट होल्डर या कुछ ऐसा व्यक्ति उसके बिहाफ पे. तो जब कोर्ट को सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो एक ऑर्डर पास करता है. ऑर्डर बोलता है कि जो भी रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था जजमेंट डेटर, वो बिना किसी कॉज के कर रहा था, विदाउट एनी जस्ट कॉज. ठीक है, तो वहां पर उसके अगेंस्ट में ये ऑर्डर निकालता है कि उसको सिविल प्रिजन में डालेंगे 30 डेज के लिए, और उसके बाद जो भी डिग्री होल्डर था उनको जो भी पोजीशन था उसकी डिलीवरी हो जाएगी. तो ये सेक्शन 74 में सिंपल सी बात बोली गई है. अब इसके पैरेलल में ऑर्डर 21 रूल 97 है. तो हम जो भी सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी में हम स्पेसिफिकली ये पढ़ते हैं कि हम सेक्शंस पढ़ते हैं, उसके पैरेलल में हम ऑर्डर्स पढ़ते हैं. तो सेक्शन 74 का जो पैरेलल में ऑर्डर है, जो बेसिकली एक तरीके का बताता है कि इसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी कैसे, है ना. तो वो 97 में दिया हुआ है कि 97 में वो कंप्लेन फाइल करेगा. उसके बाद 98 में ये दिया गया है कि कोर्ट एडजुडिकेट करेगी. उसके बाद ऑर्डर पास करेगी, क्या, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, और उसको सिविल प्रिजन 30 डेज की जजमेंट लेटर को. तो ये क्वेश्चन जो था वो 2 मार्क का था. तो हमें नहीं लगता कि उसमें रूल 97 और 98 का मेंशन करने की नीड है. यहाँ पे सिर्फ उनकी यह एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आपको सेक्शन नंबर पता हो और सेक्शन के अंदर क्या लिखा है वो, और ज्यादा से ज्यादा 30 डेज वाली चीज. ओके, और विदाउट एनी जस्ट कॉज वाला पॉइंट, ये सफिशिएंट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट देखें हम क्या क्वेश्चन पूछा गया था. Explain the circumstances in which subsequent pleadings may be filed. Second इसी का सब पार्ट है, टेल क्वेश्चन है. Is there any limitation provided in law for filing subsequent pleading? All right, तो ये भी एज यूजुअल 2 मार्क का क्वेश्चन था. अब ऑर्डर 8 रूल 9 सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स की बात करता है. 2 मार्क का क्वेश्चन था. मुझे तो लगता है कि हाफ मार्क्स तो सिर्फ इस ऑर्डर 8 और रूल 9 के लिए ही उन्होंने रखा होगा कि यस, ऑर्डर 8 पता है, रूल 9 पता है, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग. ठीक है, अब बात करते हैं ये बोलता क्या है. नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ डिफेंडेंट अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी प्रेजेंटेड except by the leave of the court. But the court may at any time require a written statement from any of the parties and a fixed time of not more than 30 days. सिंपल सी बात है. ये जो जनरल रूल है, इस रूल के अंदर एक जनरल जो रूलिंग है वो ये बोलती है कि जो रिटन स्टेटमेंट कौन फाइल करता है, डिफेंडेंट, उसके बाद कोई भी प्लीडिंग्स नहीं अलाउ की जा सकती एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट. ठीक है, पर जनरल रूल सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या बोलता है, इनमें अलाउड है, आफ्टर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट भी इनमें अलाउड है. ठीक है, वहां पे कोई ऐसी बोला नहीं गया है ना. तो एक ये चीज हो गई है.
उसके बाद टाइम लिमिट यहाँ पर क्या दी गई है, 30 डेज की। किस चीज की टाइम लिमिटेशन है, अगर कोर्ट बोले कि आप रिटन स्टेटमेंट दे दो या कुछ भी एडिशनल रिटन स्टेटमेंट मांग रही है किसी भी पार्टी से किसी भी केस के अंदर, तो वहां पे वो टाइम फिक्स करेगी कि आपको इतने दिन के अंदर देना है, और वो जो टाइम होगा ना वो 30 डेज से ज्यादा का नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन था, जिसमें हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ लिखने की नीड हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम जाएं, ओके, सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under the provision of Specific Relief Act 1963, what remedies are available to a person dispossessed from the immovable property? Explain. ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन था। अभी SRA से बोला गया है, क्वेश्चन में है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो उस पर्सन के पास क्या रिलीफ होगा, रेमेडी होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ जो पर्सन है ना, यहाँ वो ओनर नहीं है, इसको आप ऐसे पढ़ के सोच के चलिए कि वो एक टेनेंट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, एक टेनेंट को उसके मकान मालिक ने डिस्पोजेस कर दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है। सेक्शन 6 में बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 मेंशन करना। उसके आगे इतना बड़ा सेक्शन लिखने की जरूरत है नहीं, ये सेक्शन सिर्फ समझाने के लिए है, पॉइंट बता देंगे। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कंसेंट के बिना हटाया गया है, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया है तब हटाया गया है, तो वो व्यक्ति सूट ला सकता है। पर वो व्यक्ति सूट 6 महीने के अंदर लाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं लाएगा, ये लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ रेमेडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या नहीं है वो थोड़ी लिखना है हमको। तो यहाँ पर 2 चीजें रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट उसके बिना कंसेंट के, दूसरा ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया, थर्ड 6 मंथ के अंदर लाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट किया गया है कि अगर कोई भी ऑर्डर और डिग्री पास होती है सूट के अंदर, उसके अगेंस्ट में मान लो, तो अब क्या रेमेडी है, सारी रेमेडीज की बात हो रही है, वो वाली स्टेज की रेमेडी को भी देख लो। तो वहां पे वो अपील नहीं कर पाएगा, ना ही रिव्यू कर पाएगा, बट वहां पे आखिरी लाइन में लिखा रिवीजन कर देगा, हम सिर्फ रेमेडीज लिखेंगे, रिवीजन। उसके बाद एक और चीजें लिखी गई हैं एक्स पॉइंट के अंदर, फोर्थ के अंदर, कि ये जो पूरा सेक्शन है ना, किसी को बात नहीं करता कि अपने टाइटल को स्टैब्लिश करने के लिए आप सूट फाइल कर सकते हो, है ना। तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं ओनर की। मैंने बोला था पर्सन को टेनेंट मान के चलो, ठीक है। तो टेनेंट ने सूट फाइल किया ओनर के अगेंस्ट, कि उसने उसे उसके कंसेंट के बिना और विदाउट एनी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हटाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर भी सूट फाइल नहीं कर सकता कि भाई प्रॉपर्टी तो मेरी, तो वो बात करी गई है, कोई लेना देना नहीं है। इसमें एक और चीज है कि ये ओनर के अगेंस्ट भी फाइल कर सकता है, जो कि मैं ऊपर से ही बोलती ही आ रही हूँ। तो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क का ही पूछा गया था, इसमें सिर्फ रेमेडीज लिखनी थी, रेमेडीज लिख दो, इसके अलावा कुछ लिखने की नीड नहीं है इसके अंदर भी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे मार्क्स के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसको देखेंगे, समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी आप देखेंगे। थैंक यू सो मच।